एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है। हिस्ट्री की 15वीं क्लास है और 15वीं क्लास का ये छठा पार्ट है और शायद ये आखिरी पार्ट होगा 15वीं क्लास का। उसके बाद 16वीं क्लास होगी। तो इससे पहले हम जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू करके लॉर्ड विलियम बेंटिक तक पढ़ चुके हैं अलग अलग पार्ट्स में। इस समय हम बात करेंगे लॉर्ड ऑकलैंड की। 5-6 मिनट में निपट जाएगा, देख लेते हैं इसको। तो लॉर्ड ऑकलैंड का जो गवर्नर जनरल का समय है वो 1836 से 1842 का है। 1836 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसके समय में पहला एंग्लो अफगान वार जो था वो शुरू हुआ। क्या था ये एंग्लो अफगान वार? यानी कि अंग्रेज़ों और अफ़गानिस्तान के बीच में युद्ध। अच्छा, अब ना अंग्रेज़ों की दिली ख्वाहिश ये थी कि वो अपनी सीमाओं को प्राकृतिक बाउंड्री तक या प्राकृतिक सीमाओं तक ले जाना चाह रहे थे। भारत में लगभग पूरे इलाके में वो फैल चुके थे। अब उधर वो म्यांमार, हिमालय, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की तरफ को अग्रसर हो रहे थे। अब एक चीज़, दूसरी चीज़, अंग्रेज़ों को रूस से भी खतरा था, अंग्रेज़ों को फ्रांस से भी खतरा था। अच्छा, रूस जो है उस समय का सोवियत संघ, आज का रूस का अफ़गानिस्तान की राजनीति में दखल होने लगा था। अफ़गानिस्तान का एक राजा था, उसका नाम था शाह शुजा। अफ़गानिस्तान का राजा था उस समय शाह शुजा। ये जो शाह शुजा है, इसे इसके सौतेले भाई दोस्त मोहम्मद ने गद्दी से हटा दिया। शाह शुजा को रूस की सहायता से उसके सौतेले भाई दोस्त मोहम्मद ने अफ़गानिस्तान में काबुल की गद्दी से हटा दिया। शाह शुजा भागने को मजबूर हो गया। ऐसे में जब दोस्त मोहम्मद रूस की शरण में चला गया, रूस से दोस्ती गांठ ली, अंग्रेज़ों को खतरा महसूस हुआ। अब शाह शुजा जो था वो भाग कर आया महाराजा रणजीत सिंह की शरण में। महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को शरण दी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान की और सिख राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। अच्छा, सन 1809 में जब वो संधि हुई थी, कौन सी? अमृतसर की संधि। 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई थी उसमें सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में करार हुआ था। वो करार ये था कि सतलज नदी के एक ओर, या सतलज नदी का हम पश्चिम कह सकते हैं, सतलज नदी के, हाँ यस, पूरब, सतलज नदी के पूरब में अंग्रेज रहेंगे और सतलज नदी के पश्चिम में महाराजा को विस्तार की छूट दे दी गई थी। लेकिन सतलज नदी के जो पूर्व का इलाका था वो सारा अंग्रेजों ने ले लिया था अमृतसर की संधि के बाद। अब महाराजा जो थे वो भी अफगानिस्तान की राजनीति में दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन अंग्रेज हावी हो चुके थे। अब इस समय शाह शुजा को फिर से काबुल की गद्दी पर बैठाने के लिए, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, डिटेल में मैं आपको यूपीएससी या सिविल सर्विसेज जो मेंस की क्लास होंगी उसमें बताऊंगा। तो अफ़गानिस्तान की गद्दी पर या काबुल की गद्दी पर शाह शुजा को फिर से बैठाने के लिए 3 लोगों का गुट बनता है। एक स्वयं शाह शुजा, अफ़गानिस्तान का अपदस्थ राजा यानी कि हटाया हुआ राजा, अफ़गानिस्तान का अपदस्थ राजा शाह शुजा, महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड ऑकलैंड, यानी कि अंग्रेज़ों के समय में या अंग्रेज़ों के बीच में 3 लोगों का अलायंस बनता है। और क्या था कि दोस्त मोहम्मद पर या अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की जाएगी, उसको वहाँ से हटा करके शाह शुजा को फिर से गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट अलायंस, त्रिपक्षीय गठबंधन। कब बना, किसके समय में बना और इस गठबंधन में कौन कौन शामिल थे, किसके लिए बना? तो खैर ये वही शाह शुजा था जो बासमती धान का बीज अपने साथ अफ़गानिस्तान से भारत लेकर आया था। दरअसल जो शाह शुजा था, जो अफ़गानिस्तान का हटाया हुआ राजा शाह शुजा जो था, उसे खाने में चावल का बहुत शौक़ था। अब जब वो यहाँ पर आया तो पहले कुछ दिन मसूरी रहा, फिर अंग्रेज़ों के संरक्षण में वो देहरादून भी रहा। तो जब अफ़गानिस्तान से आया था तो वो वहाँ के धान के बीज एक बांस में रख करके ले आया था। बांस में क्यों रखे थे? ताकि वो सेफ रहे, बीज सेफ रहे। एक बांस में रख करके लाया था और यहाँ पर देहरादून घाटी में उस धान की खेती शुरू हुई थी। तो उसकी पैदावार, उसकी जो खुशबू या उसका जो स्वाद था इतना बेहतर था कि धीरे धीरे आज वो बासमती के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो भारत में बासमती धान जो है अफ़गानिस्तान से आया शाह शुजा के समय में। बांस में रख के आया था ये, ठीक है ना? ओके, बांस में रख के आया था ये। चलें आगे, मैंने शायद इसमें लिखा भी है कहीं। तो मसूरी और दून में ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहा। कौन? शाह शुजा। अब लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पहला अफ़गान वार हुआ 1836 से 1842 के बीच में। इस युद्ध में अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस अंग्रेज़ों में, जान का भी और माल का भी। लॉर्ड ऑकलैंड तो युद्ध जो है कि अधूरा छोड़ के चला गया। उसके बाद आया लॉर्ड एलनबरो, ठीक है? उसके बाद लॉर्ड एलनबरो आया। तो इसके समय में ये जो अफ़गान वार था, ये पहला एंग्लो अफ़गान वार था, वो ख़त्म हुआ। उससे पहले लॉर्ड ऑकलैंड ने एक काम और कर दिया था भारत में, जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है, कि इसने जो उत्तरापक था, जानते हैं? अच्छा, आपने जीटी रोड का नाम सुना होगा, जीटी रोड है ना? जीटी रोड का आपने नाम सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड।
पहले क्या था ना, हम लोग बचपन में थे तो जो भी चिकनी सपाट चौड़ी सड़क होती थी उसको हम जीटी रोड ही कह देते थे, भाई जीटी रोड होगी। तो जीटी रोड हमारे लिए हो गई थी चिकनी और सपाट सड़क, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल कलकत्ता नहीं बल्कि ढाका से लेकर के पाकिस्तान में आज जो जगह है पेशावर रावलपिंडी के आसपास, मैप दिखाएंगे सर, कैमरा से मैप दिखाएंगे। आ रहा है मैप, आ रहा है? तो थोड़ा अगर आप जूम कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। तो यहाँ से ढाका के आसपास से ये यहाँ से शुरू करके लहराती बलखाती एक ये सड़क थी, और ये रहा आपका इस्लामाबाद से आगे रावलपिंडी, पेशावर वगैरह, यहाँ पर ये जगह है तक्षशिला। आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो श्रेय दिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा राजा था जिसने पूरे भारत का लगभग पूरे भारत का इंटीग्रेशन किया, और जो इलाके रह गए थे बाद में वो सम्राट अशोक ने जोड़े। और सम्राट अशोक के समय में अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिला हुआ था, हमें दावा करना चाहिए, ठीक है ना भाई। आज जब चीन दावा करता है कि उस समय में हमारा दक्षिणी चीन सागर हमारा था, तो अफगानिस्तान भी तो हमारा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट, नहीं मैं गलत बोल गया, सम्राट अशोक के समय में नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ओके, तो अफगानिस्तान पर जो हमारा कब्जा हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, और पूरे भारत का जो इंटीग्रेशन या एकीकरण किया था वो सम्राट अशोक ने किया था। तो ये जो सड़क है ये बनी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इस सड़क का नाम था उत्तरापथ। ये आज की जो दिल्ली, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और क्या है अटारी, बाघा बॉर्डर, काबुल, ये जो लाहौर, ये सारे इलाके इस सड़क पर थे, ये सारे इलाके इस सड़क पर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये सड़क बनी थी, और मेगास्थनीज जो कि विदेशी यात्री था वो इस पूरी सड़क पर घूमा था। ओके, इस सड़क का नाम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था उत्तरापथ। इसमें बहुत सारी सड़कें मिलती थी, और ये मौर्यों के साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। इस सड़क से न केवल प्रशासन पर मजबूती और पूरी की पूरी राजनीति पर मजबूती, बल्कि व्यापार को भी फायदा मिला था। अब उसके बाद अलग अलग राजा आए, ये फिर सड़क भी बट गई, अलग अलग रियासतें वो छिन्न भिन्न हो गई। शेरशाह सूरी का जो समय है उसने फिर से इस सड़क की मरम्मत कराई थी। इस सड़क की न केवल इस सड़क की मरम्मत कराई, बल्कि इसे आगरा और दूसरे इलाकों तक भी पहुंचाया था। तो शेरशाह सूरी के समय में इस सड़क को नाम दिया गया था सड़क ए आज़म, शेरशाह सूरी के समय में। उसके बाद से फिर मुग़लों के समय में ये सड़क जो थी इतना इसका रखरखाव नहीं रहा। अब जब ये आता है, आपका क्या नाम है, लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में इस सड़क की मरम्मत शुरू हुई, और इस सड़क को कलकत्ता से दिल्ली तक बनाया गया। मरम्मत शुरू हुई और इस सड़क को कलकत्ता से दिल्ली तक बनाया गया, और तभी इसको नाम दिया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड। तो भारत में जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड एक ही है, ध्यान रखना, और जो है वो कलकत्ता से दिल्ली तक, ठीक है। आइए इधर ले आइए। तो जीटी रोड जो बनना शुरू हुई थी किसके समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। ओके, अब एलनबरो 1842 से 44, इसके समय में पहला अफगान वार एंड हुआ था। 1843 में इसी के समय में भारत में सिंध मिला था। सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में है ना, जो कराची जिसकी राजधानी है। तो इसी के समय में 1843 में भारत में सिंध मिला था, और ये सिंध को जो जीता था एलनबरो के लिए, कंपनी के लिए, वो चार्ल्स नेपियर ने जीता था। इस युद्ध में जो सेनापति था वो चार्ल्स नेपियर था। इसी के समय में भारत में दास प्रथा का अंत हुआ था। तो हिस्ट्री की जो 15 क्लास है उसके टोटल 6 पार्ट हैं, ये छठा और आखिरी पार्ट था। अब मिलेंगे आपसे हिस्ट्री की 16वीं क्लास में। थैंक यू।